हर शहर की अपनी एक कहानी होती है। कुछ कहानियाँ समय के साथ खत्म हो जाती हैं, लेकिन कुछ कहानियाँ सालों तक किसी के लौटने का इंतजार करती हैं। अरण्यपुर, एक छोटा सा पहाड़ी शहर। दिन में हरियाली, ठंडी हवा, मंदिर की घंटियां और मुस्कुराते लोग। लेकिन रात होते ही यही शहर अपने सीने में छिपे राजों को और गहरा दबा लेता था। कहते हैं यहाँ जंगलों में सिर्फ जानवर नहीं रहते, कुछ अधूरी कहानियां भी भटकती हैं। और आज उनमें से एक कहानी फिर से शुरू होने वाली थी। सुबह के 5 बजे पहाड़ों के पीछे से सूरज अभी झांक ही रहा था। हल्की सुनहरी किरणें देवदार के लंबे पेड़ों के बीच से गुजरती हुई राठौर हवेली की पुरानी खिड़कियों पर पड़ रही थी। ओस की छोटी छोटी बूंदें घास पर ऐसे चमक रही थी जैसे किसी ने मोती बिखेर दिया। हवा में गीली मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। दूर मंदिर से घंटी की मीठी आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा अरण्यपुर धीरे धीरे नींद से जाग रहा हो। लेकिन राठौर हवेली में एक इंसान हमेशा की तरह अलार्म से पहले ही जाग चुका था। कमरे में रखे डिजिटल क्लॉक पर समय था, जिसमें अभी सुबह के 5 नहीं बजे थे। और अलार्म बजने से ठीक पहले बिस्तर पर लेटी लड़की ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। उसने छत की तरफ देखा, फिर घड़ी की तरफ। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। आज भी लेट हो गई? अगले ही पल अलार्म बज उठा। उसने हाथ बढ़ाकर उसे बंद किया। गुड मॉर्निंग, कल थोड़ा जल्दी आना। वह खुद ही हंस दी। वह बिस्तर से उतरी। कमरे के एक कोने में लकड़ी की अलमारी, एक बुक शेल्फ और दीवार पर टंगी एक पुरानी फैमिली फोटो। उसकी नजर कुछ पल उस दीवार पर ठहर गई। तस्वीर में एक छोटी सी बच्ची अपने माता पिता के साथ हंस रही थी। अनन्या ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में एक पल के लिए हल्की उदासी उतर आई। उसने धीरे से तस्वीर को सीधा किया। गुड मॉर्निंग। यह पता नहीं तस्वीर से कहा या अपनी यादों से। वह खिड़की तक गई। लकड़ी की पुरानी खिड़की की आवाज के साथ खुली। ठंडी हवा सीधे उसके चेहरे से टकराई। उसने आंखें बंद की, एक डीप ब्रीथ ली। दूर पहाड़ों पर हल्का कोहरा तैर रहा था। आसमान में पक्षियों का एक झुंड एक साथ उड़ता हुआ दिखाई दिया। अनन्या मुस्कुराई। नाइस, आज वर्कआउट मजेदार रहेगा। तभी नीचे से गोपाल काका की जोरदार आवाज आई। बिटिया, अगर आज भी चाय ठंडी कर दी ना, तो इस बार मैं तुम्हारा वर्कआउट बंद करवा दूंगा। अनन्या हंस पड़ी। इम्पॉसिबल काका, वर्कआउट कैंसिल हो सकता है, लेकिन आपका लेक्चर कभी नहीं। नीचे से तुरंत जवाब आया, और तुम्हारी जिद भी नहीं। दोनों की हंसी पूरी हवेली में गूंज उठी, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हवेली की टूटी हुई पिछली दीवार के उस पार घने पेड़ों की ओट में कोई बिना हिले, बिना पलक झपकाए कई मिनटों से सिर्फ अनन्या को देख रहा था। उसने धीरे से अपनी जेब से एक छोटा सा रेडियो निकाला और फुसफुसाया, टारगेट मिल गया। मिशन शुरू किया जाए। दूसरी तरफ से सिर्फ एक शब्द सुनाई दिया, स्टार्ट। अनन्या मुस्कुराते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां हर कदम पर हल्की आवाज कर रही थी। यह आवाज उसे बचपन से पसंद थी। गोपाल काका अक्सर कहते थे, इस हवेली की दीवार, हर खिड़की, हर सीढ़ी तुम्हें पहचानती है बिटिया। अनन्या हर बार हंसकर जवाब देती, तो फिर इन्हें मेरा किराया भी देना चाहिए। गोपाल काका सिर्फ हंस देते। रसोई से ताजी अदरक और इलायची वाली चाय की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। गोपाल काका बड़े प्यार से नाश्ता तैयार कर रहे थे। एक तरफ गर्मा गर्म पराठे, दूसरी तरफ मक्खन और साथ में घर का बना आम का अचार। अनन्या ने जैसे ही रसोई में कदम रखा, वो गहरी सांस लेकर बोली, वाह, आज तो पूरा होटल वाला ब्रेकफास्ट लग रहा है। गोपाल काका गर्व से मुस्कुराए।
होटल वाला नहीं, राठौर हवेली स्पेशल ब्रेकफास्ट है। अनन्या ने मजाक में सिर झुकाया। सॉरी, मेरी गलती हो गई। दोनों हंस पड़े। गोपाल काका ने प्लेट उसके सामने रख दी, लेकिन अनन्या ने सिर्फ एक गिलास गुनगुना पानी उठाया। गोपाल काका ने उसे घूरते हुए पूछा, अब ये नया रूल क्या है? अनन्या ने पानी पीते हुए कहा, वर्कआउट से पहले हैवी ब्रेकफास्ट नहीं। गोपाल काका ने दोनों हाथ कमर पर रख दिए। मतलब मैं आधे घंटे से जो पराठे बना रहा हूँ उन्हें अब मैं ही खाऊं? अनन्या मुस्कुराई। आपने बनाए हैं, आपका पहला हक भी तो बनता है। गोपाल काका ने नकली गुस्से में कहा, बहुत चालाक हो गई हो तुम। बिल्कुल, अनन्या ने आंख मारते हुए कहा। ट्रेनिंग अच्छी मिली है। गोपाल काका हंसते हंसते कुर्सी पर बैठ गए। नाश्ते के बाद अनन्या हवेली के पीछे बने पुराने ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंची। यह जगह उसके लिए सिर्फ एक अभ्यास करने की जगह नहीं थी, यह उसकी एक पूरी दुनिया थी। एक तरफ लकड़ी के डमी, दूसरी तरफ आर्चरी टारगेट, बीच में खुला मैदान और चारों ओर ऊंचे देवदार के पेड़। सुबह की हल्की धूप पेड़ों के पीछे से ऐसे छनकर जमीन पर पड़ रही थी। हवा इतनी साफ थी कि हर सांस नई ऊर्जा दे रही थी। अनन्या ने अपनी जैकेट उतारकर पास रखी, बालों को कसकर बांधा और अपनी कलाई की घड़ी उतारकर एक पत्थर पर रख दी। वह हमेशा ट्रेनिंग से पहले घड़ी उतार देती थी, जैसे उस समय दुनिया रुक जाती हो। उसने आंखें बंद की, दोनों हथेलियां जोड़कर एक गहरी सांस ली। 1, 2, 3। अगले ही पल उसका शरीर बिजली की तरह हरकत में आ गया। पंच, किक, स्पिन, ब्लॉक, हर मूव इतना परफेक्ट जैसे किसी ने सालों तक हर पल उसे तराशा हो। उसकी सांसें बिल्कुल कंट्रोल में थी, चेहरे पर न गुस्सा न घबराहट, सिर्फ फोकस। कुछ ही मिनटों में लकड़ी का पहला डमी जमीन पर गिर चुका था, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। गोपाल काका दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। बिटिया, अगर ये डमी बोल सकते ना तो अभी तक पुलिस कंप्लेन कर चुके होते। अनन्या हंस पड़ी। गुड है, कम से कम किसी को चोट तो नहीं लगी। गोपाल काका ने धीरे से कहा, गलत, एक चीज को चोट लगी है। अनन्या ने पलटकर पूछा, किसे? गोपाल काका ने टूटे हुए डमी की तरफ इशारा किया। बेचारे के कॉन्फिडेंस को। दोनों की हंसी पूरे मैदान में गूंज उठी। लेकिन उसी समय मैदान से लगभग 100 मीटर दूर घने पेड़ों के पीछे किसी ने दूरबीन नीचे की। उसकी नजरें सिर्फ अनन्या पर थी। उसने जेब से एक छोटा सा नोटबुक निकाला और लिखा, टारगेट स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। इंटरेस्टिंग। फिर उसने अपना फोन निकाला और सिर्फ एक मैसेज भेजा, द गेम हैज बिगन। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद अनन्या कुछ पल वहीं खड़ी रही। उसके माथे पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें चमक रही थी। उसने तौलिया उठाकर चेहरा साफ किया और पानी की बोतल से 2 घूंट पिए। तभी उसकी नजर मैदान के कोने में रखे लकड़ी के आर्चरी टारगेट पर गई। वह हल्का सा मुस्कुराई। चलो, अब तुम्हारी बारी है। उसने दीवार से अपना बो उठाया। यह कोई महंगा या चमकदार बो नहीं था, लेकिन उसकी सबसे पसंदीदा चीजों में से एक था। उसने बहुत प्यार से उस पर हाथ फेरा। गोपाल काका दूर से बोले, इतना प्यार अगर किसी लड़के को कर लेती तो अब तक मेरी जिम्मेदारी आधी हो जाती। अनन्या हंसते हुए बोली, काका, वो कम से कम मेरी बात तो मानता है। और लड़के? गोपाल काका ने पूछा। उनकी वारंटी नहीं होती। दोनों हंस पड़े। अनन्या ने तरकस से पहला तीर निकाला। उसने बो की डोरी खींची। पूरा मैदान एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। हवा तक जैसे रुक गई हो। उसकी नजर सिर्फ टारगेट पर थी। उसने धीरे से सांस छोड़ी और तीर हवा को चीरता हुआ गया और सीधे टारगेट के बिल्कुल बीच में जाकर लगा। गोपाल काका ने ताली बजाई। वाह बिटिया, आज तो बेचारा निशाना भी सोच रहा होगा, मैंने इसका क्या बिगाड़ा था।
अनन्या मुस्कुराई। अभी तो सिर्फ हेलो कहा है। उसने लगातार 4 तीर और छोड़े। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। हर तीर पहले वाले के इतना पास जाकर लगा कि 5 तीर मिलकर एक ही निशान जैसे दिखाई दे रहे थे। गोपाल काका ने चश्मा उतारा, आंखें मली, फिर दोबारा देखा। अरे, ये 5 तीर है या एक ही तीर बार बार जा रहा है? अनन्या हंस दी। प्रैक्टिस काका, बस प्रैक्टिस। गोपाल काका ने प्यार से उसकी तरफ देखा। नहीं बिटिया, ये सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है, ये जुनून है। उनकी आवाज में गर्व साफ सुनाई दे रहा था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वही तीर किसी और की नजरों से बच नहीं पाया था। जंगल के उस पार एक आदमी दूरबीन से सब देख रहा था। उसने धीरे से नोटबुक खोली। उसमें पहले से कई पन्ने भरे हुए थे। हर पन्ने पर अनन्या की किसी न किसी आदत का जिक्र था। सुबह 5 बजे उठती है, रोज ट्रेनिंग, कॉफी पसंद है, एनिमल से लगाव, कभी बिना वजह गुस्सा नहीं करती। उसने आज की तारीख लिखी और नीचे सिर्फ एक लाइन जोड़ी, आर्चरी लेवल एक्सेप्शनल। उसने फोन निकाला। सर, टारगेट एक्सपेक्टेड से कहीं ज्यादा कैपेबल है। कुछ सेकंड तक दूसरी तरफ खामोशी रही। फिर एक भारी आवाज आई। अच्छा है, तब खेल और दिलचस्प होगा। कॉल कट गई। उस आदमी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। सी यू अनन्या। उसी समय अरण्यपुर से लगभग 10 किलोमीटर दूर घुमावदार पहाड़ी सड़क पर एक काली एसयूवी तेजी से शहर की तरफ बढ़ रही थी। सड़क के एक तरफ गहरी खाई तो दूसरी तरफ देवदार के ऊंचे पेड़। ड्राइविंग सीट पर बैठा था आरव सिंह, करीब 27 साल का, शांत चेहरा, आत्मविश्वास से भरी आंखें और स्टीयरिंग पर मजबूत पकड़। उसके पास वाली सीट पर हमेशा की तरह एक बड़ा चिप्स का पैकेट खुला पड़ा था और उसे खत्म करने में पूरी ईमानदारी से लगा था कबीर मिश्रा। आरव ने एक नजर उसकी तरफ डाली। सुबह सुबह ये तीसरा पैकेट है ना? कबीर ने बिल्कुल मासूम चेहरा बनाया। गलत? आरव ने भौं उठाई। चौथा है? कबीर मुस्कुराया। नहीं, ये दूसरा है। पहले 2 तो रास्ते में खत्म हो गए थे। आरव ने सिर हिलाया। तुम्हें देखकर लगता है फूड भी तुम्हें देखकर डर जाता होगा। कबीर हंस पड़ा। भाई, खाना बर्बाद करना पाप है, मैं बस समाज सेवा कर रहा हूं। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। काली एसयूवी घुमावदार पहाड़ी सड़क पर आराम से आगे बढ़ रही थी। खिड़की के बाहर ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, हल्का कोहरा और ठंडी हवा। पूरा रास्ता किसी फिल्म के सीन जैसा लग रहा था। ड्राइविंग करते हुए आरव की नजर पूरी तरह सड़क पर थी। वह कम बोलता था, लेकिन आसपास की हर छोटी चीज नोटिस करता था। उसी समय कबीर ने एक और चिप्स का पैकेट खोल दिया। आरव ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, कसम से एक दिन चिप्स वाली कंपनी तुम्हें ब्रांड एम्बेसडर बना देगी। कबीर ने चिप्स खाते हुए जवाब दिया, ब्रांड एम्बेसडर नहीं भाई, इन्वेस्टर। आधी कमाई तो मेरी वजह से ही होती होगी। दोनों हंस पड़े। कुछ देर बाद सड़क के किनारे एक छोटा सा ढाबा दिखाई दिया। बोर्ड पर लिखा था, शर्मा जी की चाय एक बार पी तो बार बार आए। कबीर ने तुरंत सीट सीधी कर ली। बस यही रोक दो। आरव ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों? मिशन से पहले टी बहुत जरूरी है। टी या समोसे? कबीर ने 2 सेकंड सोचा, फिर बोला, दोनों, बैलेंस जरूरी है। आरव हंसते हुए एसयूवी रोक देता है। ढाबे पर शर्मा जी चूल्हे पर चाय बना रहे थे। उबलती हुई चाय की खुशबू, अदरक, इलायची और ताजा पकौड़ों की महक पूरे माहौल को और भी प्यारा बना रही थी। कबीर ने बिना मेन्यू देखे कहा, 2 चाय, 4 समोसे और अगर जलेबी फ्रेश हो तो आधा किलो वो भी पैक कर दीजिए। आरव ने गहरी सांस ली। तुम मिशन पर आए हो या फूड टूर पर? कबीर ने पूरी सीरियसनेस से कहा,
खाली पेट दिमाग काम नहीं करता। शर्मा जी हंस पड़े। बेटा, लगता है तुम्हारा दिमाग 24 घंटे काम करता होगा। चाय तैयार होने तक आरव की नजर ढाबे की दीवार पर लगी एक पुरानी न्यूज़पेपर कटिंग पर पड़ी। उसमें एक तस्वीर थी, एक बड़ी हवेली की, जो आग की लपटों में घिरी हुई थी। नीचे लिखा था, 15 साल पुराना रहस्य, आज तक अनसुलझा। आरव कुछ सेकंड तक उस तस्वीर को देखता रहा। उसने शर्मा जी से पूछा, ये किस जगह की फोटो है? शर्मा जी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने धीरे से जवाब दिया, राठौर हवेली, अरण्यपुर की सबसे रहस्यमयी जगह। कबीर भी पास आ गया। क्या हुआ था वहां? शर्मा जी ने चारों तरफ देखा, जैसे कोई उनकी बात सुन रहा हो। फिर धीमी आवाज में बोले, बेटा, उस हवेली का नाम जितना कम लो उतना अच्छा है। ढाबे पर अचानक सन्नाटा छा गया। सिर्फ चूल्हे में जलती लकड़ियों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसी समय राठौर हवेली के पीछे अनन्या अपनी तीर समेट रही थी। अचानक उसका पालतू कुत्ता शेरू तेजी से भौंकने लगा। अनन्या तुरंत सतर्क हो गई। शेरू, क्या हुआ? लेकिन शेरू लगातार जंगल की तरफ देख रहा था। उसके कान खड़े थे और वह धीरे धीरे गुर्रा रहा था। अनन्या ने बिना एक पल गवाए जमीन से अपनी लकड़ी की प्रैक्टिस स्टिक उठाई और जंगल की तरफ बढ़ गई। गोपाल काका पीछे से चिल्लाए, अरे बिटिया, कम से कम नाश्ता तो कर ले। अनन्या बिना पीछे देखे मुस्कुराई, अगर वापस आने में देर हो जाए तो पराठे गर्म रखना। जंगल हमेशा की तरह शांत था, लेकिन आज उस खामोशी में कुछ अलग था। सूखे पत्तों पर अनन्या के कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसकी नजर हर पेड़, हर झाड़ी और हर छोटी हरकत पर थी। अचानक उसे जमीन पर एक ताजे जूते का निशान दिखाई दिया। वह घुटनों के बल बैठ गई। उसने मिट्टी को हाथ से छुआ। मिट्टी अभी भी हल्की गीली थी। उसने धीरे से कहा, कोई अभी कुछ मिनट पहले यहां आया था? उसी पर पास की झाड़ियों में कुछ हिला। अनन्या ने बिजली जैसी फुर्ती से सिर घुमाया। Who's there? जवाब में सिर्फ हवा चली, लेकिन पेड़ों के पीछे कोई उसे देखकर धीरे से मुस्कुरा रहा था। जंगल एक बार फिर बिल्कुल शांत हो गया। इतना शांत कि अनन्या को अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। उसने धीरे से अपनी पकड़ प्रैक्टिस स्टिक पर और मजबूत कर ली। उसकी नजरें हर दिशा में घूम रही थीं। पेड़ों की शाखाएं हवा के साथ धीरे धीरे हिल रही थीं, लेकिन जिस आहट ने उसे यहां तक खींचा था, अब वह गायब थी। अनन्या धीरे धीरे आगे बढ़ी। अचानक उसकी नजर मिट्टी पर पड़े एक छोटे से ब्लैक एनवलप पर पड़ी। लिफाफा बिल्कुल नया था। उस पर धूल तक नहीं जमी थी, मतलब किसी ने अभी अभी उसे वहां रखा था। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं। उसने सिर झुकाकर लिफाफा उठाया। उस पर लाल स्याही से सिर्फ एक लाइन लिखी थी, वेलकम होम अनन्या। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। होम? वह धीरे से बुदबुदाई, मैं तो यहीं रहती हूँ। उसने सावधानी से लिफाफा खोला। अंदर एक पुराना आधा जला हुआ फोटो था। फोटो में एक छोटी बच्ची अपने माता पिता के साथ खड़ी थी, लेकिन आग में आधा हिस्सा जल चुका था। चेहरे पर साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। अनन्या ने फोटो को गौर से देखा, फिर उसकी नजर पीछे लिखी एक तारीख पर गई, 17 जुलाई। उसकी आंखें एक पल के लिए ठहर गई। यही उसका जन्मदिन था। उसने धीरे से फुसफुसाया, ये फोटो मेरे पास क्यों नहीं है? उसी समय अरण्यपुर की सीमा पर आरव की एसयूवी शहर में दाखिल हुई। कबीर खिड़की से बाहर देखते हुए बोला, यार, ये जगह तो मूवी लोकेशन जैसी है। आरव मुस्कुराया, हाँ, लेकिन खूबसूरत जगहों के अपने सीक्रेट्स भी होते हैं। कबीर ने तुरंत जवाब दिया, बस एक सीक्रेट मुझे भी मिल जाए, जहां अच्छी कॉफी मिलती हो। आरव हंस पड़ा,
तुम्हारा ध्यान केस पर कम कॉफी पर ज्यादा रहता है। गलत, कबीर ने गर्व से कहा। केस भी जरूरी है, लेकिन कॉफी उससे ज्यादा जरूरी है। दोनों की हंसी एसयूवी के अंदर गूंज उठी। उधर जंगल में अनन्या ने फोटो वापस लिफाफे में रखा। जैसे ही वह मुड़ी, उसकी नजर एक पेड़ के तने पर पड़ी। वहां एक ताजा चाकू का निशान बना हुआ था, एक अजीब सा सिंबल जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने उंगलियों से उस निशान को छुआ। लकड़ी अभी भी हल्की गीली थी, मतलब यह निशान अभी कुछ मिनट पहले ही बनाया गया था। तभी उसके पीछे कदमों की बहुत हल्की आवाज आई। अनन्या बिना घबराए मुस्कुराई। अगर सामने आने की हिम्मत नहीं है तो मेरा पीछा करना भी बंद कर दो। कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर दूर से किसी की धीमी हंसी सुनाई दी और सब कुछ फिर शांत हो गया। अनन्या वापस हवेली की तरफ चल पड़ी, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसी समय हवेली के मेन गेट पर एक काली कार आकर रुकी थी। उसमें से एक लंबा सा आदमी उतरा। उसने गेट की तरफ देखा और धीरे से कहा, फाइनली मैं वापस आ गया। उसका चेहरा अभी भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ उसके हाथ में पकड़ी एक पुरानी सिल्वर की धूप में चमक रही थी। अनन्या तेज कदमों से हवेली की तरफ लौट रही थी। उसके हाथ में वही काला लिफाफा था, लेकिन उसका दिमाग सवालों से भरा हुआ था। ये फोटो किसने भेजी? मेरा जन्मदिन उसी तारीख पर क्यों लिखा है? और सबसे बड़ी बात, कौन मुझे इतने सालों से देख रहा है? उसने चलते चलते एक बार फिर पीछे मुड़कर जंगल की तरफ देखा। घना जंगल वैसा ही शांत था, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसे भी देख रहा है। जैसे ही वह हवेली के मेन गेट के पास पहुंची, वह अचानक रुक गई। गेट आधा खुला हुआ था। अनन्या की भौहें सिकुड़ गई। अजीब है, काका कभी गेट खुला नहीं छोड़ते। उसने धीरे से गेट खोला। आवाज पूरे आंगन में गूंज गई। आंगन बिल्कुल खाली था, लेकिन जमीन पर गीले जूते के ताजा निशान बने हुए थे। किसी ने अभी अभी हवेली के अंदर कदम रखा था। अनन्या धीरे धीरे उन निशानों का पीछा करने लगी। 1, 2, 3 निशान सीधे बरामदे तक जा रहे थे। तभी रसोई से गोपाल काका की आवाज आई, अरे बिटिया, इतनी देर कहाँ रह गई? अनन्या ने राहत की सांस ली। काका, अभी कोई यहाँ आया था क्या? गोपाल काका ने हैरानी से पूछा। नहीं तो क्यों? अनन्या ने नीचे बने जूतों के निशान दिखाए। गोपाल काका कुछ पल उन्हें देखते रहे, फिर बोले, ये निशान तो मैंने पहले कभी नहीं देखे। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उसी समय हवेली के बाहर सड़क की दूसरी तरफ एक काली एसयूवी आकर रुकी। ड्राइविंग सीट से आरव बाहर उतरा। उसने पहली बार राठौर हवेली को सामने से देखा। पुरानी दीवारें, टूटी हुई बालकनी और खामोशी, जैसे पूरी हवेली किसी का इंतजार कर रही हो। कबीर भी बाहर आया। उसने हवेली को देखा, फिर धीरे से बोला, यार, ये जगह थोड़ी स्कैरी नहीं है? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, स्कैरी जगह नहीं होती, उनके अंदर छिपे राज होते हैं। कबीर ने तुरंत कहा, और मुझे लगता है ये राज हमें चैन से सोने नहीं देंगे। उसी पर हवेली के अंदर अनन्या खिड़की के पास पहुंची। उसने बाहर झांका। दूर सड़क पर उसे एक काली एसयूवी दिखाई दी, लेकिन पेड़ों की वजह से वह उसमें खड़े लोगों का चेहरा नहीं देख पाई। उधर आरव ने भी हवेली की ऊपरी खिड़की की तरफ देखा। एक पल के लिए दोनों की नजरें मिली। लगभग एक ही दिशा में थी, लेकिन दोनों के बीच घने पेड़ों की शाखाएं थीं, बस कुछ कदमों की दूरी, और फिर भी दोनों एक दूसरे से अनजान। उसी समय जंगल के अंदर वही रहस्यमय आदमी दूरबीन से हवेली को देख रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, परफेक्ट, दोनों पहुंच चुके हैं। उसने जेब से पुरानी पॉकेट वॉच निकाली, समय देखा और धीरे से बोला,
गेम अब शुरू होगा। उसने पॉकेट वॉच बंद की और घने जंगल में गायब हो गया। रात धीरे धीरे अरण्यपुर पर उतरने लगी। अनन्या अपने कमरे में गई। उसने ब्लैक एनवेलप फिर से खोला, आधे जले हुए फोटो को हाथ में लिया। कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर बहुत धीरे से बोली, अगर ये सच है तो मेरी पूरी जिंदगी झूठ थी। उसी पल फोटो के पीछे से एक छोटा सा कागज नीचे गिरा। अनन्या ने झुककर उसे उठाया। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, सच जानना है तो पुराने शिवालय में आना, कल सुबह 6 बजे। नीचे एक ही अक्षर लिखा था, ए। अनन्या की आंखों में हैरानी साफ थी। ए? ये कौन है? उसी समय हवेली के बाहर आरव अपनी जेब से वही सिल्वर की निकाल रहा था जो उसके दादा ने मरने से पहले उसे दी थी। उसने चाबी को देखा, फिर हवेली को, और बहुत धीरे से कहा, डैड, आई होप मैं देर से नहीं आया। एक लड़की जो अपने अतीत से है अनजान, एक लड़का जो अपने परिवार का अधूरा वादा पूरा करने आया है, एक हवेली जो 25 साल से एक सच छुपाए बैठी है, और एक खेल जो अब शुरू होने वाला है। वेलकम टू अनन्या द अनटोल्ड स्टोरी।